था कि बेटे हम करते क्या हैं, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को नेट ऑफ करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यूज ऐड होंगी, नेगेटिव नेगेटिव ऐड होंगी भी, इसके अकॉर्डिंगली आप उन्हें प्लस माइनस करोगे, जो फिगर आएगी उसको क्या कहेंगे, नेट कैश फ्लोज। और नेट कैश फ्लोज में क्या करना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के ओपनिंग बैलेंस को एडजस्ट करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या आना चाहिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए। अच्छा, अब इसमें ना कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें IAS 7 आपको रिलैक्सेशन देता है। बेस्ट उनका क्या अप्रोच है, उसकी बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है वो भी बताता है और ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी बताता है। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगी जो बेस्ट ट्रीटमेंट IAS 7 कहता है वो ही ऑप्ट कीजिएगा, लेकिन क्योंकि स्टैंडर्ड ही आपको उसकी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट दे रहा है, अगर वो भी करोगे तो स्टैंडर्ड उसको रॉन्ग नहीं करेगा। अब जो मैंने आपसे कुछ बातें करनी है, अभी आपने लिखनी नहीं है, गौर से समझनी है, डिटेल में मैंने इनके फॉर्मेट्स ड्रॉ करने हैं उसमें कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंडर बोथ मेथड। मेरी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है, गौर से सुनना है, तो फिर बेटा वो काम जो 3 आवर्स में होना चाहिए विद इन 30 मिनट्स हो भी जाएगा और आपकी ग्रिप भी अच्छी आ जाएगी। ठीक है, चलो भाई, अब ये देखो कुछ बातें जो आपको ऑनवर्ड जाके कंफ्यूज करेंगी। जैसे बेटे इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट बिजनेस में रिसीव भी किया जाता है और हम इंटरेस्ट पे भी करते हैं। इसी तरह डिविडेंड की बात की जाए, डिविडेंड क्या है, ये रिसीव भी होता है बिजनेस में और नॉर्मली पे भी होता है। इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, आपने इंटरेस्ट रिसीव किया या पे किया, डिविडेंड रिसीव किया या पे किया, ये किसका पार्ट होना चाहिए, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, इन्वेस्टिंग का, फाइनेंसिंग का, किसका पार्ट होना चाहिए, ये हमें डिसाइड करना है। ठीक है, देखो बेटे, उसके लिए आप ये देखो, हम इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव क्यों करते हैं, अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट। हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की भी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हुए तो आपको किसी कंपनी से डिविडेंड मिलेगा। तो आपने अगर शेयर्स के अलावा किसी और फॉर्म में इन्वेस्टमेंट की हुई है, बैंक में पैसे जमा करवाए हुए, किसी प्रोजेक्ट में पैसे लगाए हुए, वहां से आपको इंटरेस्ट या प्रॉफिट रिसीव हो रहा है, तो इसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ अकाउंट फॉर किया जाए, तो कीप इट माइंड, आप कहीं और पैसा लगाओ, किसी और कंपनी के शेयर्स परचेज करो, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। और ये इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट के एंगेज में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, बेस्ट अप्रोच क्या है, उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनाया जाए। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमेशा जो इंटरेस्ट रिसीव है इसको आपने किसका पार्ट बनाना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। क्यों बनाना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के ही अगेंस्ट हम इंटरेस्ट भी रिसीव करते हैं और डिविडेंड भी रिसीव करते हैं। अगली बात ये भी यहां पे भी मेंशन कर देते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब बात करते हैं इंटरेस्ट क्यों पे करना पड़ता है और हमें डिविडेंड क्यों पे करना पड़ता है। जब हमने कर्जा लिया है हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और कर्जे को कहाँ डील करते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, तो इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में डील करना चाहिए। डिविडेंड की पेमेंट को भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही अकाउंट फॉर करना चाहिए। हम डिविडेंड क्यों पे करते हैं, जब शेयर होल्डर ने आपके पास इन्वेस्टमेंट की हुई, आपने उनसे पैसा लिया हुआ है एंड यू हैव टू रीपे बैक। इक्विटी इज अ सॉर्ट ऑफ फाइनेंसिंग, तो उसमें स्टैंडर्ड कहता है जो आपने डिविडेंड पे किया दैट शुड बी द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। एज फॉर एज इंटरेस्ट पेड इज कंसर्न्ड, ये भी फाइनेंसिंग के एंगेस्ट होता है। हम इंटरेस्ट पे क्यों करते हैं, जब कर्जा लेते हैं वी हैव टू पे इंटरेस्ट। कर्जा लिया, ये कौन सी एक्टिविटी हुई, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डील करना चाहिए। लेकिन आपका स्टैंडर्ड प्रायोरिटी क्या देता है कि इसको आपने किस में ट्रीट करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, क्योंकि यहाँ पे सपोज किया जाएगा आपने जो लोन लिया है उसे बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए यूटिलाइज किया है, ये वाला लोन बिजनेस के ऑपरेशंस को सपोर्ट कर रहा है, दैट्स वाई इससे रेलेवेंट इंटरेस्ट भी
ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, ऑल्टरनेटिव इनकी ट्रीटमेंट्स भी बुक में गिवन है, पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आपने हमेशा क्या काम करना है, इंटरेस्ट रिसीव को किसका पार्ट बनाना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। डिविडेंड रिसीव किसका पार्ट बनाओगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। इंटरेस्ट पे जो आपने किया फाइनेंसिंग की एंगेज में, आपने प्रायोरिटी क्या देनी है, इसको किसका पार्ट होनी चाहिए, ऑपरेटिंग। और जो डिविडेंड पे किया है ये किसका पार्ट होना चाहिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। अच्छा, इसी तरह क्वेश्चन में एक और पॉइंट आता है, टैक्स पेड। हम टैक्स कौन से प्रॉफिट पे पे करते हैं, पीबीआईटी। पीबीआईटी स्टैंड्स फॉर, और इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब वो कहते हैं क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे हम टैक्स पे करते हैं, कौन सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसमें से इंटरेस्ट माइनस हो चुका होता है, इसलिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेट करना चाहिए। हाँ जी बेटा जी, यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। इसको नोट करो, फिर मैं डिटेल में इनके फॉर्मेट ड्रॉ करती हूँ। चलें जी, फिर से खामोशी इख्तियार कीजिए, कॉपी पेंसिल छोड़िए। इनमें कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट करने की दो अप्रोचेस, एक डायरेक्ट और एक आपके पास इनडायरेक्ट। मैं डिटेल में इनके मैक्सिमम पॉसिबल जो इन्फॉर्मेशन एज पर योर सिलेबस दे सकता है वो मैं डिटेल में फॉर्मेट ड्रॉ करूंगी, डिस्कस करेंगे और कंपैरिजन करेंगे दोनों मेथड्स में डिफरेंस क्या है। देखिए बेटे, इनडायरेक्ट अप्रोच में हम करते क्या हैं, हमेशा अकाउंटिंग प्रॉफिट जिसका नाम है पीबीआईटी, यहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पीबीआईटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेकिन क्वेश्चन में बुक्स में कहीं कहीं उसने स्टार्ट किया हुआ है उसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट किया हुआ है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, उसमें इंटरेस्ट माइनस हो चुका और उसमें से इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ। लेकिन अगर आप स्टार्ट करोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स से तो इंटरेस्ट की दो दफा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगी। क्यों करना पड़ेगी, अभी आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगी, आपने इनडायरेक्ट अप्रोच में जब भी कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट करना स्टार्ट करना है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होना चाहिए, पीबीआईटी। आगे बढ़ते हैं बेटे, ये एक एक्रूअल प्रॉफिट है और इसकी कैलकुलेशंस में बहुत सारे नॉन कैश आइटम्स अकाउंट फॉर हुए हैं। अब वो जितने भी नॉन कैश आइटम्स आपके अकाउंट फॉर हुए हैं, मुझे तो कौन से वाला प्रॉफिट चाहिए, कैश फ्लो प्रॉफिट। और ये कैश फ्लो प्रॉफिट नहीं है, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट है जिसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस आपने एडजस्ट किए हैं। मुझे सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, उनके इफेक्ट्स को कैंसिल करना है। अब उनके इफेक्ट्स को कैंसिल करने के लिए वो हेडिंग क्या देता है, वो हेडिंग देता है एडजस्टमेंट्स। और यहाँ पे बेसिकली हम इसके पहले पार्ट में एडजस्टमेंट किस चीज की कर रहे हैं, नॉन कैश आइटम्स की। और नॉन कैश आइटम्स की जब आपने एडजस्टमेंट करनी है, उनके इफेक्ट्स को कैंसिल करना है। तो पहले मैं मैक्सिमम पॉसिबल नॉन कैश एक्सपेंसेस की यहाँ लिस्ट दूंगी, आप मुझे बताइएगा कि उनके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हमें प्लस करना चाहिए या फिर माइनस। कौन कौन से नॉन कैश आइटम देगा, सबसे पहले तो बेटे वो आपको क्वेश्चन में देगा डेप्रिसिएशन। फिर इसके अलावा और क्या देगा, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, या प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल हो सकता है या फिर लॉस ऑन डिस्पोजल हो सकता है। इसके अलावा
इफ यू रिमेंबर, दो तरह के डिस्काउंट आपने पढ़े हुए, कौन कौन सा पढ़ा हुआ है? डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। फिर इसके अलावा और नॉन कैश आइटम्स क्या होते हैं बेटे? बैड डेट्स होते हैं। और डाउटफुल डेट्स के लिए आपने क्या पढ़ा हुआ है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो बेटे ये मैक्सिमम नॉन कैश एडजस्टमेंट एज पर योर सिलेबस देता है, इसके अलावा भी हुआ करती हैं, लेकिन हम सिलेबस के अकॉर्डिंगली चलेंगे। अच्छा, अब इनके इफेक्ट्स क्या दें? डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट। क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए डेबिट। और प्लस माइनस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो अमाउंट ऑलरेडी ऐड हो चुकी होगी प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए, उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए क्या करोगे? माइनस। और जिसको आपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए माइनस कर चुके थे, अब उसके इफेक्ट कैंसिल करने के लिए क्या करोगे? ऐड। चलिए बताइए, जब आपने पीबीआईटी कैलकुलेट किया था तो डेप्रिसिएशन को बीइंग एक्सपेंस माइनस किया था, तो इसलिए इसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए क्या करोगे? ऐड। और हर वो फिगर जो आपने ऐड करनी है वो पॉजिटिव लिखनी है, और हर वो फिगर जिसको आपने माइनस करना है उसको ब्रैकेट में मेंशन करना है। आप चाहो तो यहाँ प्लस माइनस का साइन भी यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नॉन करंट एसेट डिस्पोज ऑफ होता है तो उस टाइम में या उस पर प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। तो बेटे अगर प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल हुआ होगा तो आपने क्या किया होगा? ऐड किया होगा। और अब यहाँ पे क्या करोगे? माइनस करोगे। माइनस करना है तो आपने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया। यहां आते हैं, अगर लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ होगा तो लॉस को प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए आपने माइनस किया होगा, और अब उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए क्या करोगे? आपने उसको ऐड कर देना। डिस्काउंट की बात करते हैं। कौन सा डिस्काउंट? फिर डिस्काउंट तो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। बुक्स में कौन सा डिस्काउंट होता है? सेटलमेंट। और सेटलमेंट डिस्काउंट दो तरह का, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, और ये दोनों नॉन कैश आइटम्स हैं। बट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पीबीआईटी ये अकाउंट फॉर हो चुके हैं। तो चलिए हम इनका इफेक्ट भी कैंसिल करते हैं। डिस्काउंट अलाउड को आपने लिया एज एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस को प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए क्या किया था? माइनस। और अब क्या करोगे? ऐड कर दोगे। आगे बढ़िए। डिस्काउंट रिसीव्ड, इसको क्या किया होगा? ऐड किया होगा। अब क्या करोगे? माइनस। इसका मतलब है आप मेरा पॉइंट अंडरस्टैंड कर चुके हो। बेसिकली हम क्या करें? नॉन कैश आइटम की इफेक्ट्स को कैंसिल कर रहे हैं, और इसको वो सिंपल क्या नाम देता है? एडजस्टमेंट। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बैड डेट्स, ये भी नॉन कैश आइटम है। बैड डेट को हम एज एक्सपेंस ट्रीट करके आए, और ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन में माइनस होता है। तो अब उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए क्या करोगे? ऐड कर दोगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये कभी प्लस होगा कभी माइनस, डिपेंड्स। किस चीज पे डिपेंड करता है बेटा? सुनिएगा, आईटीए में आपने पढ़ा हुआ है कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कभी बढ़ता है और कभी कम होता है। इंक्रीज इन प्रोविजन को आपने क्या ट्रीट किया था? एज एक्सपेंस ट्रीट किया था। इंक्रीज इन प्रोविजन कब होती है? जब आपके डाउटफुल डेट्स बढ़ते हैं, और जब डाउटफुल डेट्स बढ़ते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बढ़ता है, और उसे आईटीए में एज एक्सपेंस ट्रीट करके आए हुए हो। और जब अगर उसको एज एक्सपेंस ट्रीट किया था तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन में से उसको क्या किया था? माइनस। तो अब क्या करना चाहिए? ऐड। और अगर डिक्रीज इन प्रोविजन था, प्रोविजन डिक्रीज कब होती है? जब डाउटफुल आपके लॉसेस कम होते हैं। तो ये आपका बेनिफिट कंसिडर हुआ था, और आपने डिक्रीज इन प्रोविजन को बेनिफिट लिया होगा और उससे प्रॉफिट में ऐड किया होगा। तो यहाँ क्या करोगे? माइनस। तो क्या मुझे ये चीज लिखने की जरूरत है? या यहाँ देखो मैंने सिंपली क्या मेंशन कर दिया? डिपेंड, कि वो प्लस होना चाहिए या फिर माइनस। चलें, आपके आसानी के लिए हम एक और काम करते हैं। वो काम क्या करते हैं भाई? इंक्रीज इन प्रोविजन को मैं अलग मेंशन कर देती हूं, और डिक्रीज इन प्रोविजन को हम अलग मेंशन कर देते। अब बताओ किसको प्लस होना चाहिए कैंसिलेशन के लिए? इंक्रीज इन प्रोविजन को प्लस होना चाहिए और डिक्रीज इन प्रोविजन को माइनस होना चाहिए। यहां तक क्लियर? अब आखिरी एक और लॉजिकल बात, और ये जितनी बातें कर रही हूं
आपके जितने भी बुक में क्वेश्चंस गिवन और पास पेपर के वो सब सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। आइए जरा आप मुझे बताइए, अब तक जो आईटीए में फाइनल अकाउंट आपने पढ़ा हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव्ड या कमीशन रिसीव्ड या डिस्काउंट रिसीव्ड, फाइनल अकाउंट में कैसे ट्रीट करते आए? अदर इनकम। और अदर इनकम की क्या ट्रीटमेंट होती थी? ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होता था। अब जितने भी इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपका कमीशन रिसीव्ड, आपका डिस्काउंट रिसीव्ड, आपका डिविडेंड रिसीव्ड, ये अदर इनकम अकाउंट फॉर होती थी और हम इसे जीपी में ऐड करते थे। इसका मतलब है ये पीबीआईटी में इंक्लूड है। इसका मतलब है ये पीबीआईटी में इंक्लूड है। क्या ये कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए? क्या लिखा मैंने वहां पे? नो। क्या इंटरेस्ट रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए? नो। ये किसका पार्ट होना चाहिए? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। फिर क्या करोगे? फिर आप बेटे ये करोगे, आप इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के फ्लोस में से निकालोगे और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड करोगे। क्या ये बात फॉलो हुई? फिर से सुन लीजिए, हम जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड को अदर इनकम डिक्लेयर करते हुए ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करते हैं। इसका मतलब है कि वो पीबीआईटी में इंक्लूड है, और अगर वो पीबीआईटी में इंक्लूड है तो वो ऑटोमेटिकली किसका पार्ट बन जाएगा? ऑपरेटिंग। जबकि स्टैंडर्ड कहता है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं होना चाहिए। किसका पार्ट होना चाहिए? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। तो क्या करोगे? एडजस्टमेंट्स में जाकर अगर आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रेलेवेंट कोई इनकम यहाँ इंक्लूड है, आपने यहां से माइनस करनी है और जब कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट करोगे वहां पे ऐड करनी। इजी हो गया? नाउ माइनस इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट का नाम दे दूं, समझ जाओगे। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम क्या हो सकता है? इंटरेस्ट रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव्ड। इसको यहां से निकालना है क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। इसको आपने यहां से निकालना है और उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाकर ऐड करना है। तो आपके इनडायरेक्ट अप्रोच में एक पार्ट आपने सॉल्व कर लिया, पीबीआईटी में एडजस्टमेंट्स कर ली नॉन कैश आइटम्स की भी, और इसके अलावा वो आइटम्स जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेट नहीं कर रहे थे। अब उसके बाद इसके नेक्स्ट सेक्शन में क्या करते हैं बेटे? हम एडजस्टमेंट करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। हम वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट करते हैं और वर्किंग कैपिटल में वर्किंग कैपिटल के वो सिर्फ कंपोनेंट्स लेने जो बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेट करते हैं। और बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेट वर्किंग कैपिटल का कौन कौन सा कंपोनेंट रिलेट करता है? 3 कंपोनेंट रिलेट करते हैं, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल्स। अब जब आपने इनको ट्रीट करना है तो किस तरीके से ट्रीट करना है? अगर कैश आ रहा है इन्वेंट्री के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के चेंज होने, या रिसीवेबल के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के चेंज होने, या ट्रेड पेएबल के ओपनिंग या क्लोजिंग के बैलेंस के चेंज होने से अगर कैश का इनफ्लो हो रहा है बिजनेस में तो ऐड करना है, और अगर आउटफ्लो हो रहा है तो वो माइनस करना। चलें सुनिएगा, एक बात बताइए, अगर वो क्वेश्चन में कहता है इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, पिछले साल इन्वेंट्री 100 रुपीज, लेट्स सपोज प्रीवियस ईयर इन्वेंट्री 100 रुपीज की थी और दिस ईयर इन्वेंट्री 120 की है, 20 से इन्वेंट्री क्यों बढ़ी बेटे? रीजन क्या है? डेफिनेटली आपने परचेज की होगी, और अगर परचेज की होगी तो कैश का क्या हुआ होगा? आउटफ्लो, और आउटफ्लोज को आपने क्या करना है? माइनस करना है। इन्वेंट्री का बैलेंस अगर कम हुआ होगा, क्यों कम हुआ होगा? बेची होगी, और अगर बेची होगी तो पैसे आए होंगे, तो हर वो रिसोर्स जिससे पैसे आए होंगे आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐड करना है, और हर वो रिसोर्स जिसके एंगेज में पैसे गए होंगे आपने उसे कैश का आउटफ्लो अकाउंट फॉर करना है।
क्या मेरी बात को यहां तक फॉलो किया? ओके। अब ये देखो, सबसे पहले इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन रिसीवेबल। क्या करना चाहिए? जब एसेट्स बढ़ते हैं तो कैश का आउटफ्लो होता है, लेकिन जब लायबिलिटी बढ़ती है, लायबिलिटी कब बढ़ती है? जब कर्जा लेते हैं, और जब कर्जा लेते हैं हमारे पास पैसे आते हैं, और पैसे आएंगे वो इनफ्लो, उसको क्या कर रहे हैं? ऐड। तो अगर करंट एसेट्स बेटे बढ़ रहे होंगे तो माइनस करोगे, लेकिन अगर इंक्रीज इन, अच्छा एक और चीज, यहां कंफ्यूज मत होइएगा, सारे रिसीवेबल नहीं लेने, जस्ट कौन से लेने? ट्रेड रिसीवेबल। और पेएबल्स भी सब नहीं लेने, जस्ट कौन से लेने? ट्रेड पेएबल। तो बताइए, अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो पैसे आ रहे हैं, और अगर पैसे आ रहे हैं, कैश का इनफ्लो है, और इनफ्लो को आपने क्या करना है? ऐड। आखिरी चीज इसमें रह गई। एक बात बताइए, आप आईटीए में चैप्टर नंबर 4 में एक्रूअल एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस पढ़े होंगे। पढ़े? एक्रूड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? इंकर्ड हो चुके एक्सपेंसेस लेकिन पेमेंट नहीं हुई, और ये किसका पार्ट होते हैं? करंट लायबिलिटीज का। और नॉर्मली ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से रिलेट करते हैं, चाहे वो प्री पेमेंट्स हैं या एक्रूअल हैं, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से रिलेट कर रहे होते हैं। और हर वो ट्रांजैक्शन जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस से रेवेन्यू से रिलेट करेगी, दैट शुड बी द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इसलिए आपने इस सेक्शन में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल के अलावा एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स लेने हैं, बट जस्ट फॉर एक्सपेंसेस। अगर वो किसी और चीज से, नॉन करंट एसेट से रिलेट करें, वो आपने यहाँ पे अकाउंट फॉर नहीं करने। हाँ जी, ठीक है। तो अब ये देखो कैसे ट्रीट करें। अब अगर सपोज वो क्वेश्चन में कहता है इंक्रीज इन एक्रूड एक्सपेंसेस, चलें डिक्रीज में आपको समझ आएगा। एक्रूड एक्सपेंस लायबिलिटी, लायबिलिटी कम कब होती है? जब पेमेंट होती है, और जब पेमेंट होगी तो कैश का क्या होगा? आउटफ्लो। तो लायबिलिटी जब कम होती है माइनस करते हैं, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो ऐड करते हैं। प्रीपेमेंट्स में क्या करेंगे बताइए जरा, सोचिए। प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट एसेट, और ये एक्सपेंस कब बनता है? जब इसके एंगेज में हम बेनिफिट ले चुके होते हैं। Prepaid expenses not yet incurred, but payment is made in advance. जब आपने प्री पेमेंट के एंगेज में पैसे दिए होंगे तो कैश इन्वॉल्व हुआ होगा, और जब प्री पेमेंट आपका एक्सपेंस बनेगा तो क्या कैश इन्वॉल्व होगा? नो। फिर वो वाला प्री पेमेंट आपने यहाँ अकाउंट फॉर नहीं करना। लेकिन डेफिनेटली जो बैलेंस शीट में प्री पेमेंट्स होते हैं वो कब आते हैं? जब एडवांस दिया जा चुका होता है। तो इसलिए इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो उनको आपने क्या करना है? माइनस। अब जब आप ये दो चीजें एडजस्ट कर लेते हो बेटे पीबीआईटी में, तो यहां आपके पास कैश का जो बैलेंस आता है इसे वो नाम देता है सिंपल कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब जब आपके पास कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाती हैं तो वो दो चीजें डील करता है, एक टैक्स पेड और एक इंटरेस्ट पेड। ये दो चीजें काउंट फॉर करता है, और ये पेमेंट हो रही है, कैश के आउटफ्लोज हैं, तो इसको डेफिनेटली क्या करोगे? माइनस। ये दो चीजें डील करने के बाद जो आपके पास आएगा उसे हम कहते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये इस तरह आपका फर्स्ट वन सेक्शन कंप्लीट होता है, और ये दो चीजें, ये इसका थर्ड सेक्शन। तो इनडायरेक्ट अप्रोच में यूं कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट करते हैं, जो मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट वो पूछ सकता था वो डिटेल में मैंने यहां आपके सामने मेंशन कर दिया।
ये लिखने से पहले एक बात बताओ, क्या करंट ईयर का टैक्स करंट ईयर में पे होता है? नो। क्या इनकम स्टेटमेंट में जो आप पीबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करते हो वो इंटरेस्ट की वही अमाउंट है जो इनकर्ड भी हुई और पे भी हुई? नो। क्या बात बोली? गौर से सुनिएगा। नॉर्मली करंट ईयर का टैक्स नेक्स्ट ईयर पे किया था, करंट ईयर का टैक्स करंट ईयर में पे नहीं करते। फिर इसके अलावा एक और चीज याद रखनी है, वैसे तो जितना प्रीवियस ईयर का टैक्स है वो 100% नेक्स्ट ईयर में पे ऑफ हो जाना चाहिए, लेकिन सम टाइम किसी रीजन की वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है, किसी ट्रांजैक्शन की वजह से, किसी भी बात की वजह से, तो लास्ट ईयर का जो टैक्स है वो भी पॉसिबल है कि 100% पे ना हुआ हो। 100% पे नहीं हुआ लास्ट ईयर का या 100% पे हो गया, अगर टैक्स नॉर्मली एरियर होता है तो टैक्स हमें कहां कहां मिलेगा? दो जगहों पे मिलेगा। एक टैक्स आपको इनकम स्टेटमेंट में मिलेगा, एक टैक्स आपको बैलेंस शीट में मिलेगा। हमेशा याद रखना है जो इनकम टैक्स इनकम स्टेटमेंट में होता है वो करंट ईयर का टैक्स होता है, जो अभी आपने पे नहीं किया, इंकर्ड हो गया, आपकी लायबिलिटी बन गया। और बैलेंस शीट में आपको टैक्स पेएबल मिलेगा। कहां मिलेगा? करंट लायबिलिटीज में। क्यों मिलेगा? क्योंकि हम लास्ट ईयर का टैक्स दिस ईयर पे करेंगे, तो लास्ट ईयर जो आपने पे नहीं किया दिस ईयर यू हैव टू पे, वो डेफिनेटली लायबिलिटी बन जाएगी आपकी। तो आपने कौन सी अमाउंट पिक करनी है? ना इनकम स्टेटमेंट वाली पिक कीजिएगा, ना बैलेंस शीट वाली पिक करनी है। आपने टैक्स लायबिलिटी का टी अकाउंट बनाना है और वहां से फाइंड आउट करना है कि हमने टैक्स कितना पे किया। देख लो, मैंने यहां कहीं नहीं लिखा कि वो टैक्स लो जो इनकम स्टेटमेंट में है या वो टैक्स लो जो लायबिलिटी एज अ लायबिलिटी बैलेंस शीट में ट्रीट हुआ। क्या मैंने ऐसा कुछ लिखा? नो। मैंने बड़ा स्पेसिफिकली लिखा कि टैक्स कौन सा लेना है? पेड। सेम इसी तरह इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट भी आपको दो जगहों पे मिलेगा। एक इनकम स्टेटमेंट वाला जो इंटरेस्ट टोटल ड्यू है, जो इंकर्ड हुआ है, जितने कर्जे कहेंगे इसमें आपने बेनिफिट लिया है, करंट ईयर का टोटल इंटरेस्ट। क्या जैसे जैसे इंटरेस्ट का एक्सपेंस पे इंकर्ड होता है हम साथ साथ पे करते हैं? नो, हम तो पीरियोडिकली पे करते हैं। तो इंटरेस्ट की अमाउंट इनकम स्टेटमेंट में जो गिवन होगी, जो आपने पीबीआईटी से माइनस की हुई होगी, वो करंट ईयर का इंटरेस्ट है, लेकिन आपने वो नहीं लेना। कौन से वाला लेना है? पेड। जबकि बैलेंस शीट में इसकी कौन सी लायबिलिटी शो हो रही होगी? करंट। आपने टैक्स पेएबल का अकाउंट भी बनाना है और इंटरेस्ट पेएबल का भी अकाउंट बनाओगे तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन आएगी कि हमने कितना इंटरेस्ट पे किया और कितना टैक्स पे किया। परेशान? चलो रिपीट करते हैं, नोट कीजिएगा। मैं तो सोचा था डायरेक्ट अप्रोच भी डिस्कस कर दूं, चलो वो कल करते हैं, आज इसी की पहले प्रैक्टिस करते हैं। लिखने बैठ गए हो, बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसकी पिक लो, इसको याद करो, मुझे सुनना है अभी आपसे। रिपीट करेंगे बातें, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यू हैव जस्ट 5 मिनट्स। 5 मिनट्स का पॉज लेते हैं और 5 मिनट्स आपको फेवर मिल रही है, सर ये पॉज कीजिएगा। यू हैव जस्ट 5 मिनट्स, मेमोराइज